नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। विधानसभा में उन्होंने राजस्थान में 19 नए जिलों की घोषणा कर दी है। खास बात यह है कि उन 19 जिलों में से अधिकांश वो नए जिले होंगे जिनके लिए वहां के विधायक लगातार सरकार से मांग कर रहे थे। खास बात यह भी है कि जयपुर और जोधपुर को भी दो अलग अलग जिलों में बांट दिया गया है। ऐसे में आज चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इसी मास्टर स्ट्रोक पर। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ में राजेंद्र आर्य जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, और इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ेंगे आशीष चतुर्वेदी जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन हम आपको यह भी बताएं कि आखिर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ घोषणा की है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। समस्त प्रस्तावों प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़। नंबर 2 मदन प्रजापति के वो मुझे मित्र बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ। चप्पल तो नहीं बनाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक पक्ष के थोड़ी हैं, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए, तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डी भरतपुर 4, डीडवाना कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, टेकड़ी अजमेर टेकड़ी, कोतपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर। कहाँ गए? सलूम्बर उदयपुर, शांचोर जालोर, इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में आज 19 नए जिलों की घोषणा के साथ ही मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव भी इसी साल के अंत में होने हैं, और ऐसे में उससे पहले बड़े मास्टर स्ट्रोक के तौर पर उनका ये पूरा फैसला देखा जा रहा है। राजस्थान में 3 नए संभाग मुख्यालय भी होंगे और साथ में 19 नए जिले भी। और हम हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ में हमारे दो मेहमान जो है वो जुड़ेंगे। और इसके अलावा बात करें स्टूडियो की, तो हमारे साथ में राजेंद्र आर्य जी जो कि कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा हमारे सहयोगी हैं मनोहर बिश्नोई, वो स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेंद्र आर्य जी, विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिलों की घोषणा कर दी है, 3 नए संभाग मुख्यालय भी होंगे। क्या कुछ माना जाए, कांग्रेस ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जाए उनका? देखिए दीपक जी, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का
इस 18 से ये 23 का जो कार्यकाल है, ये वास्तव में ये मास्टर स्ट्रोक है। पूरे देश की नहीं, दुनिया के अंदर इस बात की चर्चा हुई, चाहे कोविड के दौरान बेहतर प्रबंधन की बात हो, चाहे वित्तीय प्रबंधन की बात हो, और तमाम जो सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं के अंदर जिस तरीके से राजस्थान ने बेहतरीन करके, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, महंगाई को नियंत्रण करना है, तमाम चीज़ों, चाहे बजट एलोकेशन की बात हो, आउटले की बात हो, चाहे वित्तीय प्रबंधन हो, कर्मचारियों को बेनिफिट्स देने की बात हो, ओल्ड पेंशन योजना देने की बात हो, तो निश्चित रूप से मास्टर स्ट्रोक ही कहा जाएगा। और आपने बहुत बेहतर तरीके से बताया कि ये मास्टर स्ट्रोक है। और चूंकि राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, करीबन 10% से अधिक का भूभाग हमारे राजस्थान में देश का है। तो दूसरा क्या, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हम अगर देखें तो हमारे जो पश्चिमी राजस्थान के या रेगिस्तानी इलाका है जो, उसमें दूरियां बहुत ज़्यादा है। प्रशासनिक दृष्टि से भी लोगों को अपने काम कराने के लिए कलेक्ट्रेट या जिला मुख्यालय पे जाने के लिए अतिरिक्त वो करना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। तो ये सब थी। और राजस्थान में बहुत समय से नए जिले नहीं बने थे। वसुंधरा जी के टाइम में एक जिला बना था प्रतापगढ़, उसके बाद में कोई ऐसी राजस्थान में घोषणाएं नहीं हुई थी। तो राजस्थान में ये बहुत प्रतीक्षित मांग थी, जिसमें ब्यावर की मांग तो बहुत कई दशकों से लंबित मांग थी। तो ये तमाम मांगे थी, और इन मांगों को माननीय मुख्यमंत्री ने जन भावना और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के मद्देनजर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा विधानसभा में कहा कि जिले सबके लिए बने, तो सभी को मेजे थपथपाकर और खुले हृदय से इनका स्वागत करना चाहिए। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा फैसला है। और पूरे देश के अंदर, जैसे राजस्थान के अंदर 19 नए जिले बने हैं और 3 संभाग मुख्यालय, तो अब राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग मुख्यालय होंगे। जी, हमारे साथ में हमारे ब्यूरो हेड है जयपुर के मनोहर विश्नोई, वो भी साथ में जुड़े हुए हैं। मनोहर, हम देख रहे थे कुछ दिन पहले आप ही फोन पर जानकारी दे रहे थे कि राम लुभाया कमेटी जो है उसके आधार पर 17 तारीख को नए जिलों की घोषणा हो सकती है। हालांकि फिर बाद में उस कमेटी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो सब लोग मायूस हो गए थे कि अब नए जिलों की घोषणा शायद ठंडे बस्ते में चली गई है। लेकिन आज जब मुख्यमंत्री ने रिप्लाई में इन तमाम नए जिलों की घोषणा कर दी, तो कहीं ना कहीं जो विधायक है वो भी उत्साहित है, क्योंकि कई ऐसे विधायक थे जो लगातार मुख्यमंत्री पर दबाव भी बना रहे थे, सरकार पर दबाव भी बना रहे थे। बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से जो घोषणाएं की गई है वो कोई एक दिन की नहीं है। करीब 6 महीने पहले से ये एक्सरसाइज चल रही थी, और कमेटी जिस तरीके से काम कर रही थी, कमेटी ने हालांकि बड़े सुझाव तो दे दिए थे पहले ही, लेकिन कमेटी की जो डेट बढ़ाने वाली जो बात कही है वो केवल हाँ या ना वाली बात नहीं है कि जिले बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। उसके लिए कोई पूरा टेक्निकल सिस्टम होता है, ज्योग्राफिकल जो चीज़ें होती है उसका फीडबैक, उसका सीमांकन, कौन सा ब्लॉक, कौन सा पंचायत, वो तमाम चीज़ें जो है उसमें जिले बनाने में आनी चाहिए। उस तमाम प्रक्रिया को वो करते हुए और सीएम को वो रिपोर्ट करते हैं। तो सीएम की घोषणा जो होती है वो न केवल एक घोषणा है, बल्कि वो जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने एक्सरसाइज 6 महीने से कर ली थी। तो रिपोर्ट और ये जो घोषणा है उसमें दोनों अलग अंतर है। और 6 महीने बाद में जब एडमिनिस्ट्रेशन सारा स्थापित हो जाएगा, वहाँ पर कलेक्टर, एसपी, पुलिस लाइन और तमाम जो मिनी सेक्रेटरीट होता है वो, तो उस सब के लिए वो कमेटी की रिकमेंडेशन जो है वो वहाँ पर काम करेगी। तो ये सबसे बड़ी बात थी, और केवल डेट बढ़ाने से नहीं था, सीएम ने तय कर लिया था। दूसरा एक और आपको मैं इसमें जोड़ूंगा, रायपुर में जब सम्मेलन कांग्रेस का था अधिवेशन, उसमें वहाँ पर वो जब लैंड किए तो उनको वहाँ पर कहा गया कि ये छोटा सा प्रदेश है, उसमें 33 जिले। तो उन्होंने कहा कि 33 तो राजस्थान इतना बड़ा देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, फिर भी तो उन्होंने कहा कि उस दिन से क्या किया, राजस्थान में भी इस बार कुछ करना। उस दिन से उन्होंने ठान लिया था कि जिले बनाने और राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें हैं वो उसको दुरुस्त करना है। बिल्कुल। हमारे साथ में आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष जी, मेरा आपसे सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरी घोषणा को किस तरीके से देखती है? तो जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो छोटे जिले हैं उनके पक्ष में रही है, और इसके पहले भी जितने जिले बने हैं, चाहे हम प्रतापगढ़ की बात कर लें, चाहे करौली की बात कर लें, चाहे राजसमंद की बात कर लें, चाहे दूसरा की बात कर लें, चाहे बांका की बात कर लें, ये सब जिले हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिनकी घोषणाएं की थी। तो भारतीय जनता पार्टी इनका स्वागत करती है। और मैं भी राज्य मंत्री को भी सुन रहा था, वो आप भी इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। अब चुनाव में 8 महीने सीख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी का मास्टर स्ट्रोक है, तो कांग्रेस को ये भी क्लियर करना चाहिए कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो इतने जनहित की घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने कर ली है, तो कांग्रेस को शायद चुनाव तो उनके ही नेतृत्व में लड़ना चाहिए।
तो ये तो आशीष जी, ये तो इनकी पार्टी का फैसला है ना कि कौन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ता है। आज की बात ये है कि आज 19 जिलों की जो घोषणा करी है उसको बीजेपी किस तरीके से देखती है, स्वागत करती है या नाराज है बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी स्वागत ही कर रही है। हम तो शुरू से पक्षधर हैं छोटे जिले के। निश्चित रूप से ये जो मांग है, जैसे मैं अभी सुन रहा था राजेंद्र जी को, ब्यावर की मांग है, बहुत पुरानी मांग है, इफेक्ट है कि जो जन भावनाएं उसके अनुरूप घोषणाएं हुई है, बात नहीं है। तो मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत करिए बीजेपी? बिल्कुल स्वागत देखिए, स्वागत तो करना ही है ना जी। राजेंद्र आर्य जी, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा कि जब मुख्यमंत्री ने कोई घोषणा करी है तो उस मतलब मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत अब भारतीय जनता पार्टी खुले मंच पर कर रही है। देखिए दीपक जी, आशीष चतुर्वेदी जी हमारे भाई हैं और हमेशा इनके साथ में जब भी हम डिबेट में बैठते हैं बहुत सार्थक चर्चा होती है और हमेशा इनसे अपेक्षा रहती है कि ये गुण दोष के आधार पे ही किसी बात को कहते हैं। तो निश्चित रूप से इनके द्वारा जो स्वागत किया गया है और ये वास्तव में पूरे प्रदेश का फैसला है, इसमें किसी वो नहीं। आप देखिए शाहपुरा भीलवाड़ा की घोषणा हुई तो उसमें आप देखिए हम लोग बहुत सारी जगह पे वहां पे मान लो हमारे विधायक नहीं है तो भी हमने की। तो आज आप सोचिए ना, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 200 विधायक हैं तो किसी भी विधायक के क्षेत्र के अंदर किसी भी आप सड़कों को देने की बात हो, चाहे एमएलए कोटे के अंदर जो फंड देने की बात हो, आपको पता है कि जितना फंड आज एमपी को मिलता है उतना फंड राजस्थान के अंदर विधायक को मिलता था। आप सोचिए कितना बड़ा कद है राजस्थान के विधायक का। 25 सांसद है और इधर 200 हैं, तो मतलब एक सांसद में 8 विधायक होते हैं, फिर भी उनके बराबर की मतलब उनका कोष है विधायक कोष। तो आज इस चीज का एक बड़ा विजन है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा ही अपने जवाब की शुरुआत की तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जो कि उपनेता हैं उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, उनको कहा कि आप देखिए गुमराह मत कीजिए। मतलब जो ऋण लेने की जो बात है या हमने जो ऋण लिया या पूर्ववर्ती जो वसुंधरा जी की सरकार थी उसके बाद फिर जब हमारी सरकार है हमने जिस तरीके से नियंत्रण किया और अभी भी जो हमारा ऋण लेने का प्रतिशत है वो 10% ही बढ़ा है पिछली सरकार की तुलना में। तो हम बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर रहे हैं। किस तरीके से कहा गया, हमने रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हमने ऋण लिया। उन्होंने कहा कि आप सोचिए किसी भी राज्य का 5 साल के अंदर 76,000 करोड़ से अधिक पैसा केंद्र सरकार कटौती कर दे तो वो राज्य कैसे सरवाइव करेगा। आपने देखा कोरोना काल के अंदर हमने जिस तरीके का प्रबंधन किया या ओल्ड पेंशन स्कीम देने के बाद उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम में उन्होंने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं। उन्होंने मुखातिब होते हुए कहा विधायकों और सांसदों को, उन्होंने कहा कि आप भी न्यू पेंशन स्कीम ले लीजिए, आप भी अपने तनख्वाह में से इतना पैसा कटवा दीजिए और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया जाए या म्यूचुअल फंड में लगा दिया जाए। तो आज आप इस चीज को देखिए, उन्होंने बिल्कुल कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं उनको ओल्ड पेंशन देते हैं, लेकिन नए जो जजेस बन रहे हैं उनको न्यू पेंशन देते हैं, पैरामिलिट्री को न्यू पेंशन देते हैं, जबकि हमारे आर्मी के लोगों को ओल्ड पेंशन दे। हम कहते हैं सभी को समान रूप से दो। और उन्होंने कहा कि मैं ये बात प्रधानमंत्री जी से लगातार मांग कर रहा हूं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और सामाजिक सुरक्षा वक्त की जरूरत है। 65 साल तक हमने अगर ओल्ड पेंशन स्कीम दी है और देश ने जिस तरीके की तरक्की की है, और जहां तक राजस्व की बात है तो सरकारों का काम है राजस्व जनरेट करना। और सरकारें जिस तरीके से राज्यों का, आपको पता है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 14वें वित्त आयोग के अंदर वित्त आयोग की सिफारिश थी कि राज्यों को 32 की बजाय 42% का हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि वो हिस्सा तो आप भूल जाइए। राजस्थान क्या पूरे देश के जो राज्यों की स्थिति हमारी केंद्र की सरकार ने कर दी। डिविजिबल पूल का जो एक्साइज का जो हमारा पैसा होता था उसके अंदर पैसा घटा दिया। आपका नई एक्साइज मतलब क्या बोलते हैं स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा के पूरी तरीके से आज राज्य हैंड टू माउथ है। केंद्र कहता है राज्यों को आप कर्जा ले लीजिए, फिर भी हमने कर्ज लेने के अंदर रिजर्व बैंक और उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया। और अभी इसमें बहुत खुशखबरी की बात बता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने बजट वर्ष 23-24 के अंदर 1018 घोषणाएं की, उसमें से हम 250 की स्वीकृतियां जारी कर चुके हैं। क्योंकि बजट पेश करने के साथ ही उन्होंने सभी विभागों के सचिवों को कहा कि आप प्रायोरिटी के बेसिस पे ABC कैटेगरी निर्धारित कर दीजिए और उनको लागू कीजिए। समय का भी अभाव नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ये घोषणाएं करी है, आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए इतनी जो महत्वपूर्ण घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं जिले बनाने की वो की गई हैं? क्योंकि आज हम लगातार सुबह से ये भी देख रहे थे कि कांग्रेस का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है उससे एक वीडियो जारी किया गया,
उसमें साफ तौर पर कहा कि मॉडल स्टेट राजस्थान उसको दर्शाया गया और मुख्यमंत्री गहलोत की नेतृत्व में बताया गया, और साथ में उसमें यह भी लिखा गया कि 2023 से 28 गहलोत फिर से। अब देखिए दीपक, ये पूरा अलग दो भागों में इसको जवाब दूंगा, क्योंकि क्या है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक इस तरीके से इस बार काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पार्टी के अलावा वो एक अलग तरीके से काम करने के स्टाइल है उनके, चाहे ओपीएस की बात करो, चिरंजीवी की बात करो, चाहे ये जिले बनाने की बात करो, विपक्ष को मतलब कोई उनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। वो एक तरफा खेल रहे हैं और खुला मैदान की इस तरह भी खेल रहे हैं। लेकिन इस बीच कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से जो लड़ाई है उसमें, और ये जो आप जिस तरीके जिक्र कर रहे हो वीडियो जो वो जो हुआ है, तो वो एक आईएनसी की तरफ से ऑफिशियल वो हो जाना, ये साफ तौर से कहा जाता है कि इस बार भी अशोक गहलोत चेहरा होंगे कांग्रेस की तरफ से और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चूंकि कांग्रेस चेहरे कम घोषित करती, कई एकाध को चुनाव छोड़ दे, बाकी चेहरा घोषित नहीं करती है, और बीजेपी हमेशा जब सत्ता में आई है तो उनके लिए एक चुनौती रही है कि चेहरा जिस समय घोषित किया उस समय उनकी सत्ता आई है। चाहे पिछली बार तो हालांकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत सारी थी इसलिए नहीं आ पाए, वो एक बार रिपीट होने के बाद, लेकिन जब भी यहाँ पर सत्ता में आई है, फुल मेजोरिटी के साथ में आई है, तो वहाँ पर फेस रखा है बीजेपी ने। तो बीजेपी के लिए इस बार अब चुनौती हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फेस के सामने किसका फेस रखेगी। तो दोनों पार्टियों में इस तरीके से एक अशोक गहलोत है लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका जो जिले बनाने की बात हो, चिरंजीवी हो, ओपीएस हो, इनका नतीजा चुनाव में किस तरीके से रहता है, राजनीतिक फायदा क्या हो पाता है, वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, हमारे साथ में आशीष चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं जो बीजेपी के नेता हैं। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि बीजेपी आखिर क्या सोचती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक के बाद कई जो योजनाएं वो जो घोषित है वो की है, चाहे वो नए जिले बनाने की बात भी आज की हो, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए नुकसानदायक होगी ये बातें चुनाव के अंदर? देखिए दीपक जी, आप ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की राजनीति को बहुत लंबे समय से कवर कर रहे हैं, और जो ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है वो जो राजेंद्र जी ने बताया उससे बिल्कुल डिफरेंट है। राजस्थान में एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर के, कि आए दिन यहाँ पर जो है पेपर लीक होते हैं, भर्तियां निरस्त होती है, लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पे सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। जिस तरह से यहाँ पे गैंगस्टरों का आतंक है, जिस तरह से यहाँ पे माफियाओं का राज चल रहा है, और सरकार की जो घोषणाएं हैं तो बहुत सारी घोषणाएं ऐसी है दीपक जो धरातल पर उतरी नहीं है। साल भर पहले जब मुख्यमंत्री जी ने बजट घोषणा की थी तो उन्होंने एक वादा किया था कि राजस्थान की 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन देंगे। वो महिलाएं आज भी उस फोन का इंतजार कर रही है। मुख्यमंत्री जी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि उसकी वित्तीय स्वीकृति कहां से होगी। एक तरीके से उस घोषणा को डंप कर दिया गया है। और दीपक जी, ये केवल एकमात्र घोषणा नहीं जिसको डंप किया गया है, ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं। चाहे नए राशन की दुकानों की बात करें, चाहे संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हेल्थ कॉलेजेस की बात करें, चाहे 6 स्टेट हाईवेज की बात करें, चाहे जयपुर के चारों कॉर्नर पर सैटेलाइट हॉस्पिटल्स की बात करें, या आप इनफैक्ट जयपुर की बात कर लें। हम जयपुर में सरकार ने 2 साल पहले घोषणा की थी कि हम जयपुर के 7 प्रमुख चौराहों को ट्रैफिक लाइट मुक्त करेंगे। अभी पता पड़ता है कि 3 में तो सरकार ने प्लान ही रद्द कर दिया है 3 चौराहों को। तो ये सरकार केवल घोषणाओं की सरकार है, धरातल पर कुछ नहीं उतरा है। जिलों की घोषणाओं को लेकर तो 2000 करोड़ का प्रावधान भी कर दिया प्रथम चरण में। नहीं, देखिए जिलों को तो हम स्वागत कर रहे हैं ना दीपक जी, हम स्वागत कर रहे हैं। अच्छा, सरकार के सामने चुनौतियां होंगी नए जिलों के गठन को लेकर? देखिए दीपक जी, अभी तो सर नोटिफिकेशन आने दीजिए कि गजट नोटिफिकेशन किस जिले में किसको शामिल किया जाता है, कौन सी पंचायत समिति आएगी, कौन सा पंचायत का ब्लॉक आएगा। मुझे लगता है हमें उसका इंतजार करना चाहिए। और देखिए, हमको एक और चीज समझनी पड़ेगी दीपक जी कि जो राम लोभैया जी की कमेटी थी, उनके पास कुल 60 प्रस्ताव आए थे जिलों को गठन को लेकर के। तो जिन जगहों को छोड़ा गया है वहां से क्या प्रतिक्रिया आती है, वहां के लोगों की क्या भावना रहती है, हमें उसका भी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जी चलिए राजेंद्र जी, यहाँ सुना होगा आशीष जी को आपने, इनका कहना ये कि जिन जिलों को छोड़ा गया उनकी भी प्रतिक्रियाएं सामने आने दीजिए। और इसके अलावा
जो जिलों की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन उसमें कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं, तो ये तमाम जो पेचीदगियां वो भी सामने सरकार को झेलनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वही मांगे हैं जो भौगोलिक दृष्टि से और जो हमारा प्रशासनिक दृष्टि से और जनता की मांग के अनुसार थी। तो इसमें मेरे ख्याल से, और ये जो प्रशासनिक सीमांकन है या जो भौगोलिक सीमांकन है, ये इसमें अपने आप में एक औपचारिकता भर है, क्योंकि फैसला होना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब आशीष जी की बात का मैं जवाब दे दूं। आशीष जी ने कहा कि हमने बहुत सारी घोषणाएं की, तो ये कह रहे थे कि 1,33,00,000 जो फोन देने की बात है। तो अभी आपको पता है सेमीकंडक्टर की जो स्थिति है पूरी दुनिया के अंदर, और हमें जिस तरीके से बल्क में मोबाइल आयात करने, इंपोर्ट करने, तो उस हिसाब से सेमीकंडक्टर चिप इंपोर्ट होगी, तो उसके बाद में हम यहाँ असेंबलिंग के हिसाब से वो ले लेंगे। तो इनको इसमें मेरे ख्याल से घबराने की, क्योंकि वादा हमारा है और वादा हम निभाएंगे। हम मोदी जी की तरह नहीं है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात करें, चाहे काला धन लाने की बात करें, चाहे महंगाई के ऊपर बात करें, चाहे 35 रुपये का डीजल पेट्रोल देने की बात हो, 15 लाख रुपये खाते में डालने की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगनी करने की बात हो। हम वो सब बातें नहीं करते, हम तो हमारी बातें करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर मैं अभी एक अखबार का आंकड़ा पढ़ रहा था, जिसमें 18,800 करोड़ की जो योजना है, अभी PMKY 4.0 इसी बजट में लॉन्च की थी, और हालांकि इसका बजट भी घटा दिया है। 18,800 करोड़ की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का 25% को भी नौकरी नहीं मिली है। आप देखिए कितना बड़ा घोटाला हुआ है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के नाम पे। और आज मैं एक खबर और पढ़ रहा था कि देश की 33% युवा आबादी न पढ़ रही है, न ही नौकरी कर रही है और न ही ट्रेनिंग कर रही है। ये देश का परसेंटेज है, और इसके अंदर आपको जान के आश्चर्य होगा, पूरे देश के अंदर इस बात का परसेप्शन बनाया गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। इसमें शीर्ष पे उत्तर प्रदेश है, जिसकी 36.7 युवा आबादी न तो पढ़ रही है, ना नौकरी कर रही है और ना ही ट्रेनिंग कर रही है। तो आज राजस्थान का इसमें पूरे में नंबर है 8वां, जिसका 27.8% है जो युवा आबादी का। आज देश के एवरेज से हमारा कम, यूपी का एवरेज ज्यादा, मध्य प्रदेश का एवरेज ज्यादा। तो आज आप किस तरीके की बातें कर रहे हो आशीष जी? आपको सोचना चाहिए। आपने हमारे ऊपर जो आरोप लगाए, दूसरा इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की। राजस्थान देश का पहला प्रदेश है जहां पर अनिवार्य FIR सिस्टम लागू है। पूरे आखिरी दौर में, आखिर में एक बार आशीष जी की कुछ सेकंड्स की टिप्पणी ले लेते हैं। आशीष जी, कुछ कहना चाहें आप यदि राजेंद्र जी की बात पर? देखिए दीपक जी, मुझे लगता है बहुत सारे मुद्दे हैं जी। मतलब कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसको लेकर के ये पब्लिक के बीच में जाए। 9 में 8 मिनट शेष है। मैंने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर ये सरकार फेल रही है, ये फैक्ट है। अगर राजेंद्र जी को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो उनको जनता के समक्ष में जाना चाहिए कि साहब हमने राजस्थान के लॉ एंड ऑर्डर में बहुत अच्छा सुधार किया है, राजस्थान मॉडल के ऊपर। उनको लगता है कि इन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बहुत अच्छा काम किया है, तो जनता के बीच में जाना चाहिए कि अपने एम्प्लॉयमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। उनको हेल्थ के सेक्टर में लगता है, इनको एजुकेशन के सेक्टर में लगता है, इनको डेवलपमेंट के सेक्टर में लगता है। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है दीपक जी जिसके मुद्दे पर ये सरकार चली जाए। सरकार केवल छोटी घोषणाएं कर रही है। और मैं अभी सुन रहा था, देखिए कि छत्तीसगढ़ अधिवेशन हुआ, उसमें ये फैक्ट है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का संबोधन नहीं हुआ था। वहां पे जो इनके हिमाचल के मुख्यमंत्री जी उनको अवसर मिला, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी उनको अवसर मिला। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को लेकर के तो स्थितियां तय नहीं है। फिर भी हम चाहेंगे कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़े और घोषणा करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस के नेता, इसके अलावा आशीष चतुर्वेदी जी जो कि बीजेपी के नेता है, और इसके अलावा हमारे सहयोगी हैं मनोहर विश्नोई। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज 19 नए जिलों की घोषणा के साथ ही नया मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, और लोगों को लगता है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी लगता है कि इसका फायदा आने वाले चुनाव में मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतने। आप देखते रहिए वन न्यूज। नमस्कार।